गाइस वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया इज़ नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर। तो आपको ये टॉपिक या थंबनेल देखकर आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि व्हाई इंडिया इज़ नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज लाइक यूएस, रशिया एंड चाइना। पहले तो बात करते हैं कि किसी भी सुपर पावर ये जो टर्म है ये हम कब यूज़ करते हैं, उसका एक्चुअल क्या डेफिनेशन होता है। तो अगर हम एक बेसिक एग्जाम्पल है बैलिस्टिक मिसाइल से, तो आपको पता है जैसे यूएस का जो एक मोस्ट एडवांस्ड और मैक्सिमम रेंज का जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो है मिनटमैन। तो मिनटमैन जैसा कि आप जानते हैं जिसकी जो रेंज है वो है 15,000 किलोमीटर। वो वर्ल्ड के किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। लेकिन आप इंडिया की भी बात करें तो इंडिया के पास जो भी हाईएस्ट या मैक्सिमम जो रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है वो है एग्नी 5, जिसकी जो रेंज है वो है अप्रॉक्सीमेटली 7,000 टू 8,000 किलोमीटर। जो कि अगर हमें यूएस की किसी सिटी को हिट करना है तो हम यूएस की सिटी को हिट नहीं कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं कि एक ग्लोबल सुपर पावर होने का मतलब कि ये सिर्फ एक बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जांपल है कि हम वर्ल्ड के किसी भी पार्ट को हिट कर सकते हैं ऑन स्पॉट एट एनी टाइम। बट इंडिया के पास ये वाली जो कैपेबिलिटी अभी नहीं है। इसका एक और अगर आपको एग्जांपल समझना है ग्लोबल सुपर पावर का, तो अब ये समझ सकते हैं कि यूएस के पास 11 न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। जैसा कि आपको पता है एयरक्राफ्ट कैरियर एक वो वॉरशिप होती है जिसपे हम फाइटर जेट्स और उसके साथ साथ फ्रिगेट्स रहती है और उसके साथ कई सारे ऐसे वेपनरी नेवल वेपनरी रहते हैं जिससे कि वो पूरा का पूरा अपने साथ वेपनरी कैरी करता है कहीं भी ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए या किसी भी नेवल वॉरफेयर में। तो यूएस के पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जिनका डिस्प्लेसमेंट वेट 1.5 लाख टन्स टू 2 लाख टन्स के आसपास है। लेकिन आप इंडिया के कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेट चेक करेंगे तो 1 लाख टन के आसपास है। यूएस के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर होने के कारण यूएस पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन एक ही समय पर अलग अलग ओशियंस में अपनी प्रेजेंस बनाए रखता है और वर्ल्ड को डोमिनेट करता है। अगर आप इससे ही कंपेयर कर लें कि कई लोग इस पे रीजन ये दे सकते हैं कि इंडिया का जो एनिमी कंट्री है वो है पाकिस्तान और चाइना, लेकिन यूएसए के जो एनिमी कंट्रीज़ हैं ये यूएसए को जो एक डोमिनेंस रखनी है अपने वर्ल्ड के ऊपर, तो इसलिए उनको इतने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। लेकिन इसमें भी एक जो पॉइंट ये है कि इंडिया के पास जो खुद की वेपनरी सिस्टम है उसमें भी देखेंगे तो वो एक भी इंडिया का जो फाइटर जेट है, फाइटर जेट से एग्जांपल बात करें तो फाइटर जेट इंडिया का जो इंडिजिनस है वो एक भी इंडिजिनस फाइटर जेट इंडिया का नहीं है। आपने एलसीए तेजस का नाम सुना होगा, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज इंजन्स। तो इंजन्स होता है वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फाइटर जेट्स का, जो कि हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एक अमेरिकन कंपनी है वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। इन फ्यूचर अगर अमेरिका ने अपने जो एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया को बंद कर दिए तो हमारा जो ये एल तेजस का इंजन है ये तो फिर हम इसमें आगे कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे, ये तो धरे का धरा रह जाएगा। या स्पेयर पार्ट से रिलेटेड ऑपरेबिलिटी होती है या सर्विसिंग मेंटेनेंस। उसके अलावा अगर आप बात करें राफेल तो वो फ्रांस का है, डसॉल्ट राफेल कंपनी जो है। उसके अलावा अगर बात करें सुखोई जो सबसे ज़्यादा इंडिया के फाइटर जेट्स है वो रशियन मेड है। उसके अलावा जितने भी फाइटर जेट्स आप बात करेंगे उसमें से एक भी फाइटर जेट नहीं है जो कि प्योर इंडिजिनस है, जो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है और बनाया गया है और जो मेन कंपोनेंट है वो इंडिया से है। ऐसा हमारे पास कोई भी फाइटर जेट नहीं है। तो और बल्कि फाइटर जेट किसी भी एयरफोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो येस इंडिया एक रीजनल सुपर पावर, बट व्हेन इट कम्स टू अ ग्लोबल सुपर पावर तो इंडिया लैक्स सो मच कि हमारे पास एक अपना खुद का इंडिजिनस फाइटर जेट नहीं है। आपने एक एमका के बारे में सुना होगा जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि 5th जनरेशन है जिसको स्टेल्थ फाइटर जेट बोलते हैं। वो भी देखेंगे तो उसमें भी हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उसमें भी हमने कोई आगे ऐसा काम नहीं करा है जिसमें हम इंडिजिनस हो पाए, खुद का हम प्योरली खुद पे डिपेंड हो पाए। हमें बाहर से हमेशा किसी ना किसी कंपोनेंट या किसी ना इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए हमें बाहर फॉरेन कंट्री से डिपेंडेंट होना पड़ता है। दूसरी आप बात करें कि अब किसी भी ग्लोबल सुपर पावर की बात करें ना तो वहाँ पर यूएस हो, रशिया और चाइना, वहाँ पे जो मेजर चंक है मिलिट्री बजट का वो जाता है उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मिलिट्री हार्डवेयर परचेज करने में या मिलिट्री वेपनरी परचेज करने में। लेकिन इंडिया में अपोजिट है, इंडिया में जो मेजर चंक है जो मिलिट्री का बजट है, एक तो पहली बात हमारा मिलिट्री का बजट 80 टू 90 बिलियन डॉलर इसी के आसपास झूलता रहता है। और इसमें से जो मैक्सिमम जो बजट का एलोकेशन है वो डायरेक्टली चले जाता है पेंशन में। और ये बिल्कुल ज़रूरी है, जो सैलरीज और पेंशन्स है आर्म फोर्सेस की उसमें चले जाता है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारी आर्म फोर्सेस हमारे देश को सिक्योर करके रखती हैं। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि हमें अपना जो मिलिट्री बजट को मिनिमम मिनिमम 100 बिलियन डॉलर तो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम इंडिया को वर्ल्ड की फॉर ग्लोबल सुपर पावर के साथ जो एक कंपैरिजन है उसके लिए हम बहुत पीछे हो जाएंगे अगर हमारा 100 बिलियन डॉलर भी हमारा अगर डिफेंस बजट नहीं हुए तो। अगर आप चाइना की बात करें, यूएस की बात करें तो 900 बिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन तक उनका बिलियन डॉलर पहुंच जाता है। और बल्कि आपने अभी ट्रम्प का स्टेटमेंट भी सुना होगा कि हम अपना जो मिलिट्री बजट है उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इस हिसाब से आप देखिए ना, तो हमारा सारा का सारा जो मिलिट्री बजट का चंक है वो पेंशन में और प्रोक्योरमेंट में चला जाता है। प्रोक्योरमेंट में भी जो भी हमारा वेपनरी हम प्रोक्योर करते हैं वो या तो हम फ्रांस से करते हैं या रशिया से करते हैं या अमेरिका से करते हैं।
हमारे इंडिजिनस कोई भी प्रोक्योरमेंट नहीं है। हम फाइटर जेट्स की बात करें, हम डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो डिफेंस सिस्टम में भी जिस पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं S-400, जो कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी देखा होगा, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा फॉर इंडियाज़ डिफेंस। तो वो भी देखिए, वो भी रशियन मेड है, वो भी हमें रशिया से परचेज़ करना पड़ा है। तो हमारा जो मेजर मिलिट्री बजट का चंक है, वो तो हमारा पेंशन और प्रोक्योरमेंट में चले जाता है। अब यहाँ से हम चाइना के साथ कंपेयर कर लेते हैं। चाइना ने क्या किया 1980s के टाइम पे, अपना जो मिलिट्री के आर्म फोर्सेस थे, उसको उसके नंबर्स काफ़ी कम कर दिए, और जो पेंशन्स और जो सैलरीज थी, वो काफ़ी कम करा शुरुआत के इनिशियल ईयर्स में। जैसे ही चाइना का जो मिलिट्री बजट है धीरे-धीरे बढ़ा, उन्होंने अपने R&D पे फोकस करा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करा, क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ को ग्रो होने के लिए अगर आपका R&D बढ़िया नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच अगर आपका बढ़िया नहीं है, तो वो चीज़ कभी भी आपकी ग्रो नहीं हो सकती है, सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो इंडिया में एकदम अपोजिट है, हम R&D में मिनिमम टू मिनिमम खर्च करते हैं, और मैक्सिमम बजट हमारा पेंशन में चले जाता है। वहीं आप चाइना की बात करें, तो चाइना ने अपने 1980s के टाइम पर अपना जो बजट है काफ़ी कम कर, अपना जो पेंशन का बजट है काफ़ी कम करा, और कोशिश करी कि पहले हम काफ़ी इकोनॉमिकली बढ़े, अपना मिलिट्री बजट बढ़ाए, R&D पे फोकस करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करें। फिर इन फ्यूचर जैसे ही चाइना की इकोनॉमी धीरे-धीरे बढ़ी, उनका मिलिट्री बजट बढ़ा, उनके बाद उन्होंने अपने जो बाकी पेंशन और प्रोक्योरमेंट है, उस पे ज़्यादा और ध्यान दिया। वहीं पे आप इंडिया, यहाँ चाइना से इसलिए कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि चाइना और इंडिया एकदम सेम ईयर में टाइमलाइन में इंडिपेंडेंट हुए थे, और यूएस और रशिया के अलावा अगर हम बात करें चाइना के साथ, तो ये सेम टाइमलाइन पे थे, इसलिए चाइना के साथ यहाँ कंपेयर किया जा रहा है। आप इंडिया की बात करें, तो इंडिया ने फोकस करा कि भाई हम पहले अपने जो आर्म फोर्सेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। हमने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स को बढ़ाया कि हम चाइना और पाकिस्तान को एक साथ ऑन ग्राउंड कम से कम हम उनको टारगेट कर सकें, और ऑन ग्राउंड हम फाइट कर सकें, हम कम्पीट कर सकें। लेकिन आज के समय में जैसे आपको पता है, जो ग्राउंड फोर्सेस है उनका रोल काफ़ी कम हो गया है। आज के टाइम पे जो मेन चीज़ है वो वेपनरी है, जो इंटेलिजेंस है, डिफेंस है, यही मेन रह गया है, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो वॉर है वो बहुत लिमिटेड हो चुकी है। ऑन ग्राउंड तभी फायदा जब इन्वेजन हो, जब ऑन ग्राउंड जाकर लैंड इन्वेड करके और उसको कैप्चर किया जाए, तभी ऑन ग्राउंड फोर्सेस का काम आता है। चाइना ने उसके साथ साथ क्या किया, रिवर्स इंजीनियरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे आपको पता है, किसी भी एक मिलिट्री सुपर पावर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक्चुअली अपना क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो चाइना ने क्या किया, चाइना के पास भी इंडिया जैसी प्रॉब्लम थी कि वो उतना उनके इंजीनियर्स या उतना उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो परचेज करते थे। जैसे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बताऊं, तो S-300 जो रशिया का डिफेंस सिस्टम है, S-400 जो रशिया का लेटेस्ट है, और रशिया ने तो S-500 भी बना लिया है, उसको बेचते भी है। लेकिन जो S-300 उन्होंने पहले बनाया था, चाइना ने वो परचेज किया, और चाइना ने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग किया। रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिक बेसिक मतलब है कि उसको वापस खोला, और पूरा पार्ट वापस रीअसेंबल करा, और उसके अपना एक नया वर्जन बना दिया HQ-9 करके, जो कि आपको पता है ईरान और पाकिस्तान को उन्होंने एक्सपोर्ट भी करा। बल्कि ये बहुत बड़ा फेलियर है चाइना का, लेकिन फिर भी कम से कम इन्होंने इन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करके उससे अपना एक्सपोर्ट से जो उनका रेवेन्यू है वो तो कम से कम अपना उन्होंने जनरेट कर लिया। लेकिन चाइना ने इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग पे बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है। एक ये अभी रशिया ने कुछ समय पहले एक चाइनीज़ एजेंट को अपने सिस्टम से बाहर भी निकाल दिया था, कि जैसे ही उन्हें पता लगा कि चाइनीज़ एजेंट है जो कि रशिया में रहकर रशिया के जो वेपन के सीक्रेट्स है वो चाइना भेजता है, जिससे रिवर्स इंजीनियरिंग में उनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि उनके लिए वो रिवर्स इंजीनियरिंग आसानी से कर पाते हैं। वहीं पे आप इंडिया की बात करें, तो इंडिया ने इस तरह का रिवर्स इंजीनियरिंग का कभी कोशिश नहीं किया। इंडिया ने लाइसेंस बिल्डिंग पे कोशिश किया कि हम कोई बाहर का परचेज़ कर लें, कोई अपना कुछ बना लें। लेकिन उसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम होता है अपने R&D पे फोकस करने पे, और अपने R&D बजट को बढ़ाने में। इसी पे आप बात करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि इसका आप अगला पार्ट कंटिन्यू हो,